हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं ज़ैक मोहम्मद स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, बात करने वाले हैं आज जो है वो फिर से एक बार इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के रिगार्डिंग। इडियम फ्रेज का टॉपिक हमने जो है वो वोकेबलरी से लिया था और बात की थी कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। होपफुली आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो रहे होंगे। देखिए, आप किसी भी तरीके से चीज़ों को तैयार करें, भले ही स्टोरी बेस्ड करें, भले ही खुद की ट्रिक से करें, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा उसे बार बार जो है वो याद करने की जरूरत ना पड़े। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में आप चीजों को तैयार करते चलें। लास्ट क्लासेज में हमारी जितनी भी बातचीत हुई थी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुई थी। आज हम जो है वो अपने सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की इसी धमाकेदार जो है वो एक्शन के साथ में। तो चलिए, अगर बात करें, आज का पहला क्वेश्चन आपका है, अगर बात करें, आपको जो है वो स्क्रीन पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है जिसके बारे में कहा गया है ए क्लोज सेव। अगर आपको कहा जाए ए क्लोज सेव, ठीक है, ये सेव SAVE नहीं है, SHAVE है, ठीक है। अब देखो, इसका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो है उसका अर्थ क्या होगा भाई? सर तो याद करवाते हैं ना, कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? सर अगर मैं कहूं कि मौत को टक से छू के मैं वापस आ सकता हूं तो इसका मतलब तुमने जो है वो खतरे को, भैया तुमने क्या किया है, खतरे से बाल बाल बचे हो। अगर याद करना हो तो कैसे याद करेंगे? सर याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं कहूं कि भैया मैं सुबह सेव कर रहा था और मेरे जो मुझे हैं वो बहुत नैरो एस्केप रहा क्योंकि मुझे जो कट है वो लगते लगते मैं बचा हुआ हूं। तो आपका क्लोज सेव क्या होता है? क्लोज सेव क्या होता है? एक नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से बाल बाल बचना, खतरे से बाल बाल बचना। क्लोज रिलेशन होगा? नहीं होगा सर। वेरी शॉर्ट हेयर होगा? नहीं होगा सर। हेयरलेस स्किन होगा? नहीं होगा। किसकी बात होगी? ए क्लोज सेव विल बी अ वर्ड दैट इज यूज्ड किसके बारे में? ए नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, कि भाई खतरे से बाल बाल बचना, खतरे से बाल बाल बचना। चलिए, तो क्लियर हुई ये चीज हमारी। ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा? सर ए ऑप्शन ठीक होगा, मौत को टक से छू के वापस आना। समझ पा रहे हो? ये याद करने के देखो बेहतरीन तरीकों को तैयार रखा करो। इमेजिनेशन मेथड हुआ, स्टोरी बिल्डिंग हुई, या कैसे भी याद करो, आपको एग्जामिनर ये तो नहीं कहेगा कि भाई तूने गलत तरीके से याद किया है। ऑप्शन में आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन में आंसर सही होना चाहिए। तरीके कुछ भी हो, अपना हो, किसी से जो है वो किसी को कॉपी किया हुआ कुछ भी हो, लेकिन सिंपली बात करेंगे किसके बारे में? सर याद करने के बारे में। आओ भाई बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। अगर आपका कोई दोस्त जो है वो हर बात पे कहता है कि भाई पैसे नहीं है, भाई पैसे नहीं है, तो इसका मतलब वो कैसा व्यक्ति है? सर वो देखो, एक जो है वो लाइन कही जाती है कि यार वो तो खुले हाथ का व्यक्ति है, खुले दिल वाला, या खुले हाथों से जो है वो खर्च करता है। खुले हाथों से खर्च करने का मतलब क्या हुआ कि वो खर्च करते समय जो व्यक्ति है, जो पर्टिकुलर पर्सन है, वो खर्चा करते समय ये चीज नहीं देखता कि वो कितना खर्चा करता है, तो उसे कहा जाता है खुले हाथ से खर्च करना। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसके बारे में? ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्ट होती है आपकी मुट्ठी, फिस्ट आपकी क्या होती है? मुट्ठी। और भाई मुट्ठी को बंद करके जो व्यक्ति बैठा हुआ है, मुट्ठी को बंद करके जो व्यक्ति बैठा हुआ है, इसका मतलब ये खुले हाथ का या खुले दिल का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कौन है साहब? ये तो कंजूस व्यक्ति है, जो खर्च करने से पहले 1 रुपए का भी ये पूरा का पूरा जो है वो ऑडिट करवाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और उसके बाद में जो है वो खर्च करने का प्रयास करेगा। तो ये वो कौन सा व्यक्ति हुआ? ए क्लोज फिस्टेड पर्सन इज अ पर्सन दैट इज ए माइजर। अ पावरफुल पर्सन होगा, है ना? पावरफुल तो नहीं होगा। क्लोज फ्रेंड आपका जो है वो आपका नजदीकी मित्र होगा, या कवर्डली जो है वो पर्सन होगा? नहीं साहब। कवर्ड क्या होता है आपका जो है वो किसे कहा जाता है? डरपोक को कहा जाता है। अच्छा, इसके ठीक बाद में हम बात करते हैं कि सर इसका आंसर क्या हुआ। इसका आंसर हुआ आपका ए माइजर। आपका जो है वो माइजर है, आपका जो है कंजूस व्यक्ति। जो कंजूस व्यक्ति है वो कौन होता है? क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है। कंजूस व्यक्ति कौन होता है? क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है। क्लियर हुई हमारी बातचीत? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो कंजूस व्यक्ति है, जो क्या है? कंजूस व्यक्ति है। नए वर्ड की बात करते हैं। वर्ड है हमारे सामने, द गंगा वाटर इशू लेड टू एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। भाई जो माता गंगा का पानी है, ठीक है, गंगा आपका जो है वो क्या हुआ? एक पवित्र नदी है आपकी, और नदियों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द गंगा वाटर इशू, यानी जो गंगा के पानी का जो इशू है, लेड टू एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, लेड टू एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है? एपल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है भाई? घर में बच्चे 2 हैं, एप्पल 1 लेके आओगे तो डिस्कॉर्ड होना जाहिर सी बात है, झगड़ा तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने भी ये जो है वो
मेरे कहते ही फील कर लिया होगा कि बचपन की बात अगर आप याद करोगे तो आपको याद आएगा कि आप आपस में भाई बहन कैसे एक छोटी सी चीज के लिए जो है वो झगड़ जाते थे। तो वो क्या था? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था, आपके जो है वो झगड़े का कारण था, आपके झगड़े का कारण था। और यहां झगड़े का कारण किसके बीच में है? दो गवर्नमेंट के बीच में, दो जो है वो सरकारों के बीच में, दो गवर्नमेंट्स के बीच में जो है वो आपके झगड़े का कारण क्या है? गंगा के पानी का जो इश्यू है वो इनके बीच में दो झगड़े का कारण बना, दो के बीच में झगड़े का कारण बना हुआ है। सो कॉज ऑफ एंगर होगा? नहीं सर। कॉज ऑफ हेटर्ड होगा? नहीं सर। कॉज ऑफ क्वारल होगा या कॉज ऑफ एनिमस्टी होगा? ठीक है, एनिमस्टी नहीं होगा, क्या होगा आपका? कॉज ऑफ क्वारल होगा, झगड़े का कारण, झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिससे डिस्प्यूट खड़ा हुआ है, जिससे डिस्प्यूट हुआ है, तो वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। वो क्या है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। क्लियर हुई बातचीत? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर 24 को लेकर चलें, ए हरक्यूलियन टास्क। अगर बात करें हरक्यूलियन टास्क के बारे में, तो सर एक ऐसी टास्क कुछ याद करो। एक हरिकेन नाम से एक तूफान, हरिकेन नाम से एक तूफान याद करो भाई। तूफान अगर आता है, ठीक है, अगर आपको पता चले कि भाई भारत की तरफ जो है वो एक तूफान जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, क्या करोगे? अगर मैं कहूं कि भाई कोई बवंडर है, कोई तूफान है, सुनामी है, वो आप जो है वो अपने देश की तरफ जो है, वो देश में समुद्र तट की तरफ जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? सर हम ऐसे हाथ करेंगे और क्रिश की तरह से रोक लेंगे। भाई ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हम वो हर संभावित प्रयास करेंगे, हम हर संभावित प्रयास करेंगे जिससे भाई जो आना है वो तो आना है, लेकिन उससे जान माल की हानि कम से कम हो, इतने एफर्ट हम डालेंगे, इतने एफर्ट हम डालने वाले हैं। तो उसका जो है वो कैसे लेकर चलेंगे, कैसे इस बात को आइडियोलॉजी में लोगे साहब? अगर बात करें हरक्यूलियन टास्क की, तो हरक्यूलियन टास्क इज दैट टाइप ऑफ टास्क दैट रिक्वायर्स, अ टास्क व्हिच रिक्वायर्स इनॉर्मस करेज होना चाहिए आप में, अ टास्क व्हिच रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट्स होने चाहिए आप में, अ टास्क व्हिच रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट्स। भाई थोड़े से एफर्ट यार, तूफान को रोकना है, तूफान को रोकना है। एक ऐसी टास्क जो हरक्यूलियन टास्क है, उसके लिए हमें, उसके लिए क्या चाहिए? हमारे एफर्ट मजबूत चाहिए, हमें हमारे एफर्ट्स को जो है वो बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा, मजबूती के साथ में अपने एफर्ट्स को लगाना पड़ेगा। टास्क विच रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ पेशेंस। भैया पेशेंस लेकर क्या ही करोगे, पेशेंस लेकर क्या ही करोगे? तो बात किसकी होगी सर? जब हम बात करते हैं किसके बारे में? ए टास्क विच रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट्स, तो वो क्या कहलाता है? हरक्यूलियन टास्क कहलाता है। नया वर्ड आपके सामने, नया वर्ड आपके सामने, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। ये बातचीत पहले भी सर इसके बारे में हल्की फुल्की बातचीत हुई है, ठीक है, कुछ याद आया? अगर मैं कहूं अराउंड द क्लॉक, अगर मैं कहूं आपका अराउंड द क्लॉक, तो सर याद आता है कि इस घड़ी के चारों तरफ घूमने का मतलब क्या हुआ? इस घड़ी के चारों तरफ घूमने का मतलब क्या हुआ? डे एंड नाइट हुआ, डे एंड नाइट हुआ, यस और नो। लेकिन मैं कहूं आपका 11th आवर, कौन सा आवर की बात हो रही है? 11th आवर। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे कब पहुंचते हैं? दे रीच एट द 11th आवर, दे रीच एट द 11th आवर। वो जो है वो लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं, फिर चिल्लाएंगे सर गेट खोल दो। समझ रहे हो मेरी बात को आप? इससे एक बात ये भी सीखनी है कि एग्जामिनेशन के लिए समय से पहले जाने का प्रयास करें, भले ही 10-15 मिनट बैठ के वहां वेट करना पड़ जाए, लेकिन अपने आप को तुर्रम खान समझना जो है वो कई बार भारी पड़ जाता है। तो एट द 11th आवर क्या होता है सर? अंतिम क्षणों में, अंतिम क्षणों में, अंतिम जो है वो पॉइंट पे, अंतिम समय पे जो बात होती है वो कौन सी कहलाती है? 11th आवर कहलाती है, यस और नो? यहां अंतिम की तो बात है भाई, 12 बज जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो एट 11 o'clock नहीं, एट एन अर्ली एज, शुरुआती दिनों में नहीं साहब, एट अ लेट स्टेज या एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग तो शुरुआत हुई, शुरुआत की बात नहीं हो रही है, तो एंड की बात हो रही है। तो क्या कहलाएगा? एट अ लेट स्टेज, एट अ लेट स्टेज। ऑप्शन आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे। अगर मैं कहूं, अगर ए रेड लेटर डे की बात की जाए, देखो भाई इसमें जो है वो एग्जामिनेशन डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस देके रखता है। जिस बच्चे ने इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसका सबसे पहले हम क्या ना, थोड़ा सा माइंड से जब सोचते हैं ना, तो हम चीजों को रिलेट करने का प्रयास करते हैं। अच्छा रेड मतलब लाल, लाल दिन तो सर वो होगा जिसमें झगड़ा हो सकता है, लाल तो डेंजर का प्रतीक है, गुस्से का प्रतीक है, समझ पा रहे हो आप? तो ऑप्शन में कहां आएगा आपका? डेंजरस डे। तो पहले ही बच्चे को एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि रेड मतलब लाल और लाल मतलब डेंजर, लाल मतलब डेंजर, वो चिपका के आता है डेंजरस डे, है ना? लेकिन ये तो नहीं होगा, डेंजरस डे नहीं होता।
डेंजरस डे नहीं होता। रेड लेटर डे इज एन इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ व्हेन समथिंग वाज अकर्ड विथ यू, है ना भाई, तुम्हारे साथ अगर कुछ हुआ हो, सबसे इंपॉर्टेंट डे, कहते हैं ना ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। सो इट इज अ रेड लेटर डे, इट इज अ रेड लेटर डे, ये एक रेड लेटर डे है। तो अनइंपॉर्टेंट होगा नहीं सर, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल होगा। कई बार यहाँ पे ना वैलेंटाइंस भी दिया हुआ आता है, और डेफिनेटली दिया हुआ आता है, ऑप्शन में दिया हुआ है, एसएससी ने भी बहुत बार दिया है वैलेंटाइंस को। वैलेंटाइंस थोड़ा याद आया सर, रेड से तो जो है वो गुलाब याद आ रहा है, और गुलाब से हमें वैलेंटाइंस भी थोड़ा थोड़ा प्रतीत हो रहा है। अब प्रतीत नहीं करना है भाई, गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, इसे बिल्कुल हटा देंगे। आपका जो है वो आपका क्या होगा, अगर बात करें अनइंपॉर्टेंट आपका नहीं होगा, डेंजरस आपका नहीं होगा, तो फिर सर आंसर क्या होगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इज अ रेड लेटर डे ऑफ समवंस लाइफ, है ना। अ रेड लेटर डे इज एन इंपॉर्टेंट डे। यस, क्लियर, डेफिनेटली क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, द टीचर्स अनाउंसमेंट टू कंडक्ट अ स्नैप टेस्ट, अ स्नैप टेस्ट। अच्छा, स्नैप तो समझ रहे हो ना, स्नैपचैट है, स्नैपचैट भाई, स्नैपचैट एकदम से मतलब जो है वो अनएक्सपेक्टेड कह दो। तो किसकी बात कर रहे हैं, स्नैप टेस्ट की। छोटा सा जो टेस्ट है, जैसे ही टीचर ने कहा कि भाई टेस्ट लेंगे, ठीक है। स्कूल में बहुत बार टीचर ने किया होगा, क्लास में आते ही पहले कह रहे हैं, जैसे बहुत बार ऐसा स्टूडेंट्स के साथ में हुआ भी होगा, यूजुअली एक टीचर भी एक स्टूडेंट रहा हुआ है, उसने भी फील किया हुआ है कि सर पहले दिन कह के जाते थे कि भाई कल जो है वो टेस्ट होगा, पूरी क्लास शांत बैठी हुई है कि आज इन्हें पता ना चल जाए, आज इन्हें याद ना आ जाए। टीचर आता है, बुक उठाता है कि चलो चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, सबको अंत में एक जो है वो खुशी प्रतीत होती है कि भाई भूल गए। 2 मिनट बाद में टीचर कहता है चलो सरप्राइज टेस्ट लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को आप, तो वो क्या है, वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इज एन अनएक्सपेक्टेड थिंग, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो ये कैसा साबित हुआ, द टीचर्स अनाउंसमेंट टू कंडक्ट अ स्नैप टेस्ट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू टू मैनी स्टूडेंट्स। इट्स मींस इमेजिनरी, भाई उन्होंने इमेजिन किया, क्या अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए, फोरबिडन था उनके लिए, या हेवनली था उनके लिए। ठीक है, तो भाई फोरबिडन का अर्थ तो मना करना होता है ना, मना करने से लिया हुआ वर्ड है आपका, इमेजिनरी था या अनएक्सपेक्टेड था। भाई जैसे ही टीचर ने अनाउंस किया कि वो स्नैप टेस्ट लेंगे, तो भाई इट वाज अनएक्सपेक्टेड टू अस, इट वाज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि भैया केनियन टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत गई, तो इसका मतलब इट्स लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इट वाज अनएक्सपेक्टेड टू अस दैट द टीम विल विन द मैच, कि भाई टीम जो है वो मैच जीतेगी या वर्ल्ड कप जीतेगी, लेकिन हमारे लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। सो दैट इज अनएक्सपेक्टेड टू अस विल बी कॉल्ड बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्लियर हुई बातचीत, बहुत बढ़िया, शानदार। आओ फिर क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। अ लिटिल गस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है भाई, वर्ड को देखने से ही आइडिया आ जाएगा, आपका जो है वो लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड से ही अगर आइडिया आए आपको, तो भाई आगे पढ़ने की इसको जरूरत ही नहीं है। ग्रेटिट्यूड का यूज कब करते हैं, जब सम्मान के साथ में, किसी के साथ में सम्मान, प्यार, प्रेम के साथ में जो है वो किसी से बातचीत होती है, ग्रेटिट्यूड। ठीक है, आई विल शो माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू, है ना भाई, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, मेरे जो है वो ग्रेटिट्यूड को शो करने वाला हूं, करता हूं या करूंगा। तो ये चीजें क्या है, ग्रेटिट्यूड क्या है सर, सम्मान है, एक फ्रेंडली फीलिंग है मेरे अंदर, है ना भाई। ग्रेटिट्यूड क्या है, फ्रेंडली फीलिंग है। जैसे एक स्टूडेंट का होता है एक टीचर के प्रति, तो वो क्या है, ग्रेटिट्यूड है। तो अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेजुअल रिकवरी होगा, फ्रेंडली फीलिंग होगा, एग्जेसिव लेबर होगा, या आपका एग्जेसिव इंथुसियाज्म होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, किसके बारे में बात करेंगे सर, ग्रेटिट्यूड किसको बताता है, फ्रेंडली फीलिंग को बताता है। किसको बताता है, फ्रेंडली फीलिंग को बताता है। सो अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड मींस इट्स अ फ्रेंडली फीलिंग, यस और नो, डेफिनेटली यस। इंथुसियास्टिक होना, उत्साही होना किसी चीज के प्रति जो है वो आपका उत्साह होना, वो क्या कहलाता है, इंथुसियास्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है, इंथुसियास्टिक कहलाता है। एक्सेसिव क्या होता है सर, एक्सेसिव होता है बढ़ोतरी, है ना, मतलब ज्यादा, मोर देन नीडेड इज कॉल्ड एक्सेसिव। वहीं बात करें ग्रेजुअल रिकवरी, ग्रेजुअल कॉन्टिन्यूस रिकवरी को कहा जाता है, जो कॉन्टिन्यूसली चीजें चल रही है, ग्रेजुअल डे बाय
डे। क्लियर हुई बातचीत हमारी। वर्ड नंबर 29 पे आ जाते हैं, वर्ड नंबर 29 पे आ जाते हैं। एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड। भाई विट्स होती है बुद्धि, विट्स क्या होती है सर? विट्स को कहते हैं बुद्धि कहते हैं। अब मुझे बताओ, अगर किसी की बुद्धि का अंत हो जाए, अगर किसी की बुद्धि का अंत हो जाए तो इसका मतलब भाई बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि का अगर अंत हो जाए तो सर ही विल बी, भाई बुद्धि का तो अंत हो चुका है। बुद्धि का मतलब उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता थी वो कम हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। बुद्धि का अंत होने से यही तो लेंगे बात, यही तो लेंगे। अब बताओ, देखिए, टू अंडरस्टैंड थ्रोली, जो चीजों को पूरी तरीके से समझता हो, टू बी पजल्ड हो, या आपका टू बी अ स्टूपिड पर्सन हो, मूर्ख बन जाए, टू बिहेव इरेशनली, जो है वो इरेशनल तरीके से बिहेव करना शुरू कर दे। तो यहां पे इस बात को समझना है कि सर इफ इट हैपन्स दैट इट समवंस, कि क्या हो, एट वंस विट्स एंड, कि किसी की बुद्धि का अंत हो जाए, सो ही विल बी पजल्ड, ही विल बी पजल्ड इन दैट सिचुएशन दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। भाई बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। कई बार कहते हैं ना, हम एक मतलब लाइन में कहते हैं, कोई आके कहता है कि और भाई क्या हालचाल, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कि यार बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वहां आप क्या है, वहां आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। अरे बुद्धि किसी की काम नहीं कर रही तो वो मूर्ख थोड़ी बन गया है, वो मूर्ख थोड़ी बन गया है। बुद्धि का काम ना करना मतलब विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड विल बी कॉल्ड टू बी पजल्ड एट समथिंग, टू बी पजल्ड एट समथिंग। तो पजल्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एट वंस विट्स एंड, विट्स होती है आपकी बुद्धि, विट्स आपकी क्या हो जाएगी, बुद्धि। चलो भाई, व्हेन आई एंटर्ड द हाउस एवरीथिंग वाज एट सिक्सेस एंड सेवंस, भाई बहुत प्यारा है, ठीक है। When I entered the house, जब मैं घर में गया, जब मैंने घर में प्रवेश किया। पहली बात, इंटर की किसी भी फॉर्मेशन के साथ में जो है इंटर, और इंटर की किसी भी फॉर्मेशन के साथ में इन या इनटू का यूज नहीं किया जाता। सर कब किया जा सकता है? जब एग्रीमेंट लिखा हो। क्या लिखा हो? एग्रीमेंट। इंटर और इंटर की किसी भी फॉर्मेशन के साथ में जो है वो इन या इनटू का यूज नहीं किया जाता। क्या सुना? जैसे सी इंटर्ड इनटू अ रूम, गलत है। सी इंटर्ड इनटू द रूम, गलत है। सी इंटर्ड द रूम, सी इंटर्ड द रूम, क्योंकि इंटर का खुद का अर्थ होता है प्रवेश करना। इंटर का खुद का अर्थ क्या होता है? प्रवेश करना। और प्रवेश करना पहले से अंदर से बाहर की जो है वो सिचुएशन को बता रहा है। इन और इनटू पहले से इसमें काउंट किया जा रहा है। भाई क्लियर हुई बातचीत? डेफिनेटली क्लियर हुई होगी। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? सर आपने बताया इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ठीक है। जब मैं आपसे कोई एग्रीमेंट साइन करूं तो उसमें किसका यूज किया जा सकता है? इंटर इनटू का यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं सिक्सेस एंड सेवंस की। भाई सिक्स कैसे लिखते हो? ऐसे। सेवन कैसे लिखते हो? ऐसे। सर ये मतलब एक तरीके से देखो, एक ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा इसके उलट लिखा हुआ है, दूसरा इसके उलट लिखा हुआ है। अगर मैं 6 को यू बनाऊं तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इस बात को समझने का अगर प्रयास करेंगे, भाई मैं बहुत सिंपल वे में बता दूं तुम लोगों को। सर बता ही दो ना। अरे बैचलर लड़कों के जो मतलब बैचलर्स के जो रूम होते हैं वो किस सिचुएशन में होते हैं? अब तुम इस बात को जो है वो आप अपने आप से जो है वो रिलेट कर पाओगे कि भैया अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सामान कहां रखा हुआ है। सर सामान कहां रखा हुआ है? कंप्लीटली सामान जो है वो इधर उधर पड़ा हुआ है। जूते पड़े हुए हैं बेड पे, इंसान पड़ा हुआ है नीचे, है ना। रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? सो इट्स सिक्सेस एंड सेवंस। और सर अगर मैं इसको ठीक ठाक ऑर्डर में लगा दूं, बिल्कुल सही सही क्रम में चीजों को लगा दूं, सो इट विल बी कॉल्ड एप्पल पाई ऑर्डर। क्या कहलाएगा? एप्पल पाई ऑर्डर कहलाएगा। सो सिक्सेस एंड सेवंस क्या होते हैं? व्हेन आई एंटर द रूम द हाउस एवरीथिंग वो, जब मैंने घर में प्रवेश किया सब कुछ कैसा था? एट सिक्सेस एंड सेवंस, ए क्वारल अमंग 6 and 7 पीपल। भाई 6-7 लोगों में लड़ाई हो रही थी, गलत बात। टू हैव 6 or 7 विजिटर्स एट द टाइम, 6 या 7 लोग घर पे आए थे, गलत बात। इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, कि भैया चीजें डिसऑर्डर में थी, सही क्रम में नहीं थी, और कंफ्यूजन में थी, बिल्कुल ठीक बात है। और आपका एन अनप्लीजेंट आर्ग्यूमेंट, किसी तरीके का अनप्लीजेंट आर्ग्यूमेंट हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। सो एट सिक्सेस एंड सेवंस विल बी अ सिचुएशन दैट इज इन डिसऑर्डर और इन अ कंफ्यूजन, इन अ कंफ्यूजन। क्लियर हुई बातचीत हमारी? बहुत बढ़िया। आओ फिर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट ब्रिंग टू लाइट होता है दैट समथिंग इज हिडन, दैट समथिंग इज हिडन एंड वी टेक इट ऑन, लाइक कि भाई मैं लोगों के सामने लेकर आऊंगा, है ना। मैं इस चीज को लोगों के सामने लेकर आऊंगा। इसका मतलब कुछ हिडन था, समथिंग वाज हिडन, जिसको आपने लोगों के सामने ला दिया, जिसको आपने जनता के सामने ला दिया, जिसको आपको जनता के सामने ला दिया। तो आपने जो जनता के सामने आप लोग जो लेकर आए हो वो आपने क्या किया है? सर इट्स रिवील, इट्स रिवील। रिवील अलग है, रिवाइल अलग है, रिवील अलग है, रिवाइल अलग है। अच्छा बात करते हैं किसके बारे में? ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना, ध्यान में लाना। मतलब प्रकाश में लाने का मतलब चीजों को उजागर करना, चीजों को क्या करना? उजागर करना। प्रकाश
प्रकाशन लिखा हुआ आता है ना, प्रकाशन लिखा हुआ आता है, बुक्स पे प्रकाशन लिखा हुआ आता है, फलान प्रकाशन है ना, प्रकाशन की तरफ से। तो प्रकाशन क्या है, लोगों को उस नॉलेज को जो है वो क्या किया जा रहा है, रिवील किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रिवील किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, उजागर किया जा रहा है, ध्यान में लाया जा रहा है। इज इट क्लियर? तो वो क्या कहलाएगा, ब्रिंग टू लाइट समथिंग। ब्रिंग टू लाइट समथिंग, इंट्रोड्यूस समथिंग नहीं सर, किसी बात को इंट्रोड्यूस करना नहीं हुआ, सीन हुआ नहीं। ब्रॉट टू लाइट, सर लाइट में थोड़ी लाना है, किसकी बात करेंगे, रिवील करना, चीजों को क्या करना, रिवील करना। सो इट विल बी कॉल्ड ब्रिंग टू लाइट। कई बार ब्रिंग टू लाइट होता है, कई बार इसको कम टू लाइट भी कहा जाता है ना। किसी जगह आपको कम टू लाइट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, उसमें घबराना नहीं है, एक ही बात है, कम टू लाइट ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक है, कम टू लाइट हुआ, ब्रिंग टू लाइट हुआ, दोनों ही लिखे हुए मिल सकते हैं। दोनों का ही अर्थ क्या होता है, प्रकाश में लाना, चीजों को ध्यान में लाना। चलिए 32 की बात करते हैं। अगर वर्ड नंबर 32 की बात करें, ब्लड, अच्छा बैड ब्लड होता है आपका, क्या होता है, बैड ब्लड। देखो अभी हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में कि सीधे बेसिस पे अपन आर्टिकल आपका एडिमेटिक एक्सप्रेशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे हम लोग जो है वो थोड़ा सा इंगेज हो जाएंगे चीजों को लेकर, फिर मैं आपको बेसिकली वहां से समझाऊंगा कि भैया बैड ब्लड, ब्लड से रिलेटेड कितनी एडियम्स हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे बनती है, ये सारी बात हम लोग करने वाले हैं। लेकिन एक चीज है, पहले दिन अगर मैं आप लोगों को कहूं कि भैया ये वाला प्रेशर ले लो, तो वो नहीं लिया जाता है। इसलिए चीजों को बिल्कुल सीक्वेंसली जो है वो तैयार किया जा रहा है, चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयार करने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। बैड ब्लड क्या होता है सर, बैड ब्लड कहते हैं ना, देखो सिर्फ याद करने के जो है वो तरीके से बता रहा हूं कि यार इसका तो खून ही खराब है, इसका तो क्या है, खून ही खराब है। खून खराब होने का मतलब क्या हुआ, बैड ब्लड। सर वो खून काम का नहीं है, उसको निकाल लो खून, ऐसा नहीं भाई। कहते हैं ना कई बार कि लोगों में जो है, लोगों में द्वेष की भावना आ जाती है। लोगों में क्या आती है, द्वेष की, बदले की, जो है ना, मतलब कि नहीं साहब हम तो रिवेंज लेंगे, हम तो क्या लेंगे, रिवेंज लेंगे। अच्छा रिवेंज लोगे कि अवेंज लोगे, रिवेंज लोगे कि अवेंज लोगे। सर रिवेंज होता है खुद के लिए। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेंज एंड अवेंज। रिवेंज मींस जब आप बदला लेते हो खुद के लिए, तो वो रिवेंज है, वो क्या है, रिवेंज है। अवेंज मींस जब आप बदला लेते हो किसी और के लिए, किसी और के लिए, तो वो रिवेंज है, अवेंज है। अवेंजर्स एक मूवी बनी हुई है, सीक्वेंस बन रही है, हॉलीवुड की एक बहुत जो है वो प्रसिद्ध मूवी है। तो वो क्या है, अवेंजर्स क्या काम करते हैं भाई, वो पृथ्वी को बचाने का काम कर रहे हैं, खुद का बदला थोड़ी ना ले रहे हैं, वो तो लोगों के लिए जो है वो पृथ्वी को बचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा बैड ब्लड क्या होता है, मैंने कैसे समझा इस बात को, कैसे समझा और कैसे समझाया कि बैड ब्लड का अर्थ होता है कि लोगों में जब एनिमिटी आ जाती है, लोगों में जब शत्रुता हो जाती है, तो वो एक तरीके से एक दूसरे के खून के क्या हो जाते हैं, प्यासे हो जाते हैं कि भाई तू तो मिल मेरे को, बाहर मिल तो सही, तेरे को मैं उड़ाऊंगा। ठीक है, गलत बात है, ऐसी किसी से शत्रुता या द्वेष भावना बेर हमें नहीं रखना चाहिए। आओ बात करते हैं। तो शूटिंग होगा, एनीमिया होगा, एनिमिटी होगी, या मौन होगा। मौन तो जो है वो क्या होता है सर, मौन क्या होता है, मौन होता है शौक। मौन क्या होता है, शौक। तो गलत बात है, ये तो शौक की बात नहीं कर रहे हैं, एनीमिया की बात नहीं कर रहे हैं, शूटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एनिमिटी की बात कर रहे हैं। एनिमिटी इज कॉल्ड शत्रुता, एनिमिटी इज कॉल्ड शत्रुता। जब बात शत्रुता की हो, जब बात शत्रुता की हो, तो उसको क्या कहा जाता है, बैड ब्लड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैड ब्लड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश। भाई मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि जाओ यार, तुम जाओ, फटाक से जाओ, जल्दी से जो भी खरपतवार उगी हुई है फसल में वो काट दो। ठीक है, यानी तुमने क्या किया है, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश। भाई तुम मेन मुद्दे की बात नहीं कर रहे हो, तुम मेन मुद्दे की बात नहीं कर रहे हो, इधर उधर की डिंग हाँक रहे हो, इधर उधर की बात कर रहे हो, मुद्दे पे नहीं आ रहे हो। लोग क्या करते हैं, कई बार किसी को पूछा जाता है, किसी को पूछ लिया कुछ, है ना, कि भाई सीधे बेसिस पे किसी को कुछ पूछा, लेकिन वो बता नहीं रहा है, वो इधर उधर की बातों से सामने वाले को मिसगाइड कर रहा है, सामने वाले को क्या कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। तो इट इज कॉल्ड बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश, कि भैया मेन जो है वो पॉइंट पे ना जाके इधर उधर की बातों पे ध्यान भटकाना या इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट करना। सो वॉक अराउंड द फॉरेस्ट होगा, नहीं सर आपका बुश वैसे झाड़ी भी होती है ना, क्लीन द बुशी एरियाज होगा, झाड़ी के एरिया को खत्म करना, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक होगा, प्ले अराउंड द फॉरेस्ट होगा। देखो बुश का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अगर मैं बात करूं कि भाई ये झाड़ी है, इसको काटना है, इसको क्या करना है, काटना है, और तुम इसके आसपास में क्या उगी हुई है, खरपतवार भी हुई है, घास भी उगी हुई है। अब तुम गए घास काटने लगे हो, घास काटने लगे, मैंने कहा क्या था कि झाड़ी काटनी है, क्या काटनी है, झाड़ी काटनी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पेड़ काटना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है भाई। बिल्कुल भी हमें पेड़ों को जो है वो काटने से बचाना चाहिए, ना ही हमें काटने चाहिए, ना ही हमें लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उल्टे उन्हें रोकना चाहिए। राजस्थान तो इसके लिए जो है वो बहुत एक बड़े तौर पे जाना जाता है। अगर भारत में जो है वो बात करें पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, तो राजस्थान में
एक जो है वो चिपको आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है, जिसके बारे में कहा जाता है कि विश्नोई समाज के जो लोग हैं, विश्नोई समाज के जो लोग हैं वो क्या किया था उन्होंने, जो है वो पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे, और किसी ने मतलब जो भी आक्रमणकारी था उन्हें पेड़ों समेत जो है वो उन्हें काट दिया गया था। एक ऐसे ही करके एक चर्चा जो है वो अमृता देवी के नाम से कहा जाता है, और राजस्थान सरकार जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी जो है वो पुरस्कार भी जो है वो प्रदान करती है। तो भाई पेड़ों को तो काटने से बचाना ही बचाना है, ग्लोबलाइजेशन के तौर पे आप इस बात को समझ पाएंगे। आओ मेरे भाई बात करते हैं इसी के साथ में, बीट अराउंड द बुश, मुद्दे की बात को छोड़ के बाकी बातों पे ध्यान देना। आओ, वॉक अराउंड द फॉरेस्ट होगा नहीं, क्लीन द बुशी एरियाज होगा नहीं, प्ले अराउंड द फॉरेस्ट होगा नहीं, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, भाई मेन टॉपिक को छोड़ के बाकी की बात कर लेते हो तो वो क्या कहलाता है, बीट अराउंड द बुश कहलाता है। क्या कहलाता है, बीट अराउंड द बुश कहलाता है। He broke off in the middle of the story। अच्छा, broke off, देखो हमें फ्रेजल वर्ब भी तैयार करनी है, फ्रेजल वर्ब भी तैयार करनी है। सर ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेक इन क्या होता है, ब्रेकअप क्या होता है, ब्रेक ऑफ क्या होता है, ब्रेक विथ क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सर ब्रेक के साथ में किन किन प्रीपोजिशन के साथ में जो है वो फ्रेजल वर्ब बनती है, उनका क्या यूज होता है, कैसे उनका यूज किया जाता है, फ्रेजल वर्ब के टॉपिक में ये समझने वाले हैं। फिलहाल ब्रेक ऑफ की बात करते हैं। तो ब्रेक ऑफ आपका क्या होता है, ही ब्रोक ऑफ। अच्छा, ब्रेक से ब्रोक बना है, ये V2 हो गई आपकी पास्ट के तौर पे। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के बीच में इसने क्या किया है, ब्रोक ऑफ किया है। क्या किया है, ब्रोक ऑफ किया है। फेंटेड है, सडनली स्टॉप्ड है, डिवाइडेड हिज नैरेटिव है, या टुक टाइम ऑफ है। तो किसको कहा जाएगा, ब्रोक ऑफ का अर्थ होता है रुकना, टू स्टॉप्ड सडनली, यानी जो है वो अचानक से रुक जाना, अचानक से रुक जाना विल बी कॉल्ड ब्रोक ऑफ। क्या कहलाएगा आपका, ब्रेक ऑफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ, रुक जाना, तोड़ देना, पार्ट को अलग कर देना, तो वो क्या कहलाता है, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी। सर ब्रेकअप क्या होता है, ये तो सब जानते हैं भाई, वो ब्रेक अप नहीं होता, ब्रेक विद होता है। अच्छा, इसके बारे में बातचीत हम लोग करेंगे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर करते हैं 35। I can finish the work by myself, but she always tries to be a back seat driver। अच्छा, बैक सीट ड्राइवर थोड़ा सा एक साथ में लिखा हुआ है, इसको बैक सीट ड्राइवर कर लेना भाई, बैक सीट और ड्राइवर कर लेना, ठीक है, इसमें हाइफन लगा लो। अच्छा, अब बताओ जी, आई कैन फिनिश द वर्क बाय माई सेल्फ, मैं ये काम अपने आप भी कर सकता हूं, बट सी ऑलवेज ट्राइज टू बी, लेकिन वो हमेशा क्या बनती है, अ बैक सीट ड्राइवर। अब मैं याद कराऊं तुम लोगों को, बैक सीट ड्राइवर, हाँ बैक सीट ड्राइवर, दो तरीके के दोस्त होते हैं, एक कहता है तू तो भगा, एक कहता है पीछे बैठ के भाई गाड़ी देख, ठीक है, अरे अरे ये सामने आ रही है, समझ रहे हो, मैं बिल्कुल फील करके कह रहा हूं आप लोगों को। सो कुछ ऐसे लोग होते हैं, पीछे बैठ के आलोचना करवा लो उनसे, पीछे बैठ के जो है वो ज्ञान दिलवा लो उनसे, समझ रहे हो भाई, गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में, गाड़ी की रेस मेरे हाथ में, मतलब हाथ में मतलब पैर में, सारी चीजें मेरे कंट्रोल में, और फिर जो है वो गाड़ी चला कौन रहा है, एक पास में बैठा हुआ व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, तो वो बैक सीट ड्राइवर है। वो क्या है, बैक सीट ड्राइवर है भाई। वो खुद होता तो फ्रंट पे आता ना, फिर खुद होता तो वो फ्रंट पे आता ना। वैसे गाड़ी भगाना भी बहुत गलत बात है, इससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती है, मत करा करो यार। पर्सन हु मिसजज अदर्स, जो लोगों को मिसजज करता हो। पर्सन हु वांट्स टू डू थिंग्स बाय हिमसेल्फ, जो खुद के तरीके से काम करना चाहता हो। पर्सन हु फॉल्सली एक्यूजेस अदर्स, जो दूसरों को क्या करता हो, गलत तरीके से एक्यूज करता हो, उन पे जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगाता हो। या पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, भाई मैंने तेरे से मांगी ही नहीं थी सलाह, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, आपको आपके साथ में बैक सीट ड्राइवर बनने का प्रयास करते हैं, वो आपको सलाह देंगे बिना मांगे हुए, क्योंकि हमारा एक नियम जो है जिसपे हम लोग बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते। द फर्स्ट थिंग अबाउट नॉलेज इज टू अप्लाई एंड सप्लाई, नॉलेज के बारे में ये सबसे प्रचलित चीज है ना। नॉलेज के बारे में ये सबसे फेमस चीज है कि पहले अप्लाई करो और फिर सप्लाई करो, हम कतई बिल्कुल उल्टा चलते हैं। हम तो जो है वो पहले सप्लाई करते हैं फिर अप्लाई करने का विचार करते हैं। हमने कहीं से ज्ञान की दो बात पढ़ी, खुद के ऊपर लागू करेंगे नहीं करेंगे वो सर बाद की बात है। पहले पड़ोसी को बुलाएंगे कि अच्छा देख ऐसे होता है, ये चीज ऐसे करनी चाहिए, पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए, ये गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। अच्छा तू कितने पे चला रहा था, भाई मैं तो 160 पे चला रहा था, इससे धीरे तो मैं चलाता ही नहीं हूं। समझ रहे हो आप, अप्लाई एंड सप्लाई का नियम। तो ये वाली बात क्या है कि सर बैक सीट ड्राइवर दैट आर दोज आर द पर्सन हु
हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, जो बिना मांगे सलाह देते, भाई हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन देते हैं। सो दैट इज आपका बैक सीट ड्राइवर। क्या कहलाएगा? आपका बैक सीट ड्राइवर। बोलो क्लियर है? डेफिनेटली क्लियर होगा, डी ऑप्शन विल बी परफेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है माय एफर्ट्स एट पेस्ट कंट्रोल वेंट इन व्हेन आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। देखो इसने क्या किया, माई एफर्ट्स यानी मैंने जो एफर्ट्स किए थे पेस्ट कंट्रोल में यानी जो है वो एफर्ट मैंने लगाए थे वो कैसे हो गए? वेंट इन वेन, वो भाई बर्बाद हो गए, जो है वो खत्म हो चुके हैं। आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब ये ड्राइंग बोर्ड का क्या सिनेरियो है सर? अगर आप बात करोगे ना, जैसे मान लो किसी बिल्डिंग की बात करते हो तो कैसी होती है सर? ऐसे सोचता है कोई इंसान कि अच्छा 30 माले की एक बिल्डिंग बनानी है, चलो सुबह शुरू करते हैं। ऐसा तो नहीं होता सर। दे वर्क ऑन पेपर्स एट फर्स्ट, है ना भाई। ड्राइंग उसकी बनाते हैं, सबसे पहले वो स्केच का तैयार करेंगे, एक आइडिया अपने माइंड में तैयार करेंगे, फिर आर्किटेक्ट को पकड़ेंगे, फिर आर्किटेक्ट साहब उसका जो है वो डिजाइन तैयार करेंगे, और महीनों लग जाता है एक बिल्डिंग को जो है वो बनाने से पहले कि वो कैसी बनेगी इस चीज को तैयार करने में। अब आपको पता चले पूरा प्लान कर लिया है सब कुछ कि भैया हमने जो है वो बिल्डिंग बनानी शुरू करनी है, फिर मालिक आया और उसने कहा कि नहीं यार मूड चेंज, चलो भाई दूसरा तरीका देखेंगे, ये वाला मुझे ठीक नहीं लगा, बिल्डिंग का जो है वो आप जो है वो एंट्रेंस इस साइड में ना रख के पीछे की साइड में रखेंगे। अब क्या हुआ? अब सर पूरा का पूरा काम दोबारा होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले जो स्ट्रक्चर बिल्ट हुई थी वो आपका जो है वो आपका फ्रंट फेसिंग के तौर पे हुई थी। अब अगर आप जो है वो लास्ट मतलब बैक फेस के तौर पे करोगे तो कैसे करेंगे सर? फिर हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे आना पड़ेगा, वापस से स्केच बनाना पड़ेगा, वापस से चीजों को शुरू करना पड़ेगा और दोबारा बिल्डिंग को जो है वो बनाने का प्लान करना पड़ेगा। सो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड इज प्लान इट ऑल ओवर अगेन, दोबारा प्लान शुरू करना। टेक प्रोफेशनल हेल्प नहीं होगा। स्पेंड सम टाइम रिसर्चिंग अब्रोड, नहीं साहब, अगर विदेश में जाके कौन रिसर्च करता है? अगर बात करें वर्क एट साइट, नहीं सर। किसकी बात करेंगे? प्लान इट ऑल ओवर अगेन, दोबारा से चीजों को प्लान करना, दोबारा से चीजों को क्या करना? प्लान करना। सो दैट विल बी कॉल्ड, वो जो है वो आपका वापस किस पे आ जाना? आपका जो है वो ड्राइंग बोर्ड पे आ जाना। अच्छा, यू फाइंड ए ब्लैक शिप इन एवरी कम्युनिटी, हर समुदाय में आपको एक ब्लैक शिप मिलता है। यूजुअली हम बात करें जैसे जो है वो ब्लैक शिप कौन होता है? ब्लैक शिप कौन है सर? अगर मान लो 10 20 50 जो हैं वो शिप है आपके पास में। शिप मतलब दो टाइप की शिप होती है, एक वो जहाज, ठीक है, जिसको फ्लीट कहते हैं ग्रुप के तौर पे, और एक वो शिप जिसको जो है वो बात की जाती है भेड़ के तौर पे। किसके तौर पे? भेड़ के तौर पे। तो जब बात होती है इनकी, तो सर अगर ये व्हाइट कलर में है, एक इमेजिनेशन बनाओ और उनमें से एक तुम्हें ब्लैक में दिख रही है, तो वो कुछ अलग है, दैट इज डिफरेंट इन हर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। वो अपने कैरेक्टर में जो है वो कुछ चेंजेस हैं, अपने बॉडी स्ट्रक्चर में, अपने जो है वो डेकोरम में, इन सब चीजों में उसमें क्या है? चेंजेस हैं। उसमें क्या है जी? चेंजेस है। सो वन हु डज नॉट कोऑपरेट, वो व्यक्ति जो कोऑपरेट नहीं करता, या पर्सन विद बैड रेपुटेशन, वन हु लीव्स द लाइफ ऑफ शेम, जो है शर्म की जिंदगी जीता हो, वन हु इज ऑलवेज डूइंग रॉन्ग, जो हमेशा गलत करता हो। नहीं, आपका ब्लैक शिप कौन होता है? हर समुदाय में एक ब्लैक शिप होता है जो बैड रेपुटेशन वाला व्यक्ति होता है, थोड़ा सा जिसकी रेपुटेशन, जिसकी समाज में जो है वो इमेज जो है वो अच्छी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड अ ब्लैक शिप। अब आपके माइंड में आ गया होगा कि कौन आपके आसपास में जो है वो ब्लैक शिप है। सो पर्सन विद बैड रेपुटेशन विल बी कॉल्ड अ ब्लैक शिप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। डोंट मिक्स विद बैड हैट्स। भैया आप जो है वो बैड हैट्स के साथ में क्या नहीं करेंगे? मिक्स नहीं करेंगे अपने आप को। अब बैड हैट्स क्या होती है सर? हैट होती है टोपी। अब बैड हैट्स सर, बुरी टोपियां कौन सी होती है? मतलब एक अज्यूम करो खुद को कि भाई मतलब टोप जो लोग हैं वो क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं। तो आप क्या करोगे? उनके साथ में जो है वो आपको क्या नहीं होना है? मिक्स नहीं होना है। तो किसके बारे में बात हो रही है? पीपुल विद बैड हैट्स, भाई गलत बात। पीपुल ऑफ बैड कैरेक्टर, पीपुल सेलिंग जो है वो बैड हैट्स होगा ये, या पीपल ऑफ पुअर स्टेटस, नहीं साहब। बैड हैट्स वो लोग हैं, वो पीपल हैं जो बैड कैरेक्टर के हैं। जो कैसे हैं? बैड कैरेक्टर के हैं, जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, क्लियर हुई बातचीत हमारी? तो हम कैसे कहेंगे? डोंट मिक्स विथ बैड हैट्स। ऑप्शन बी विल बी द
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है वो 40 की बात करते हैं। ही ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ। देखो ब्रेक डाउन क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है सर, एक तो होता है ब्रेक डाउन गाड़ी का खराब हो जाना, गाड़ी का खराब हो जाना मतलब चलते चलते किसी चीज का रुक जाना, चलते चलते किसी चीज का रुक जाना। सो इट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन, इट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। तो भाई ब्रेक डाउन हुआ है, ही ब्रोक डाउन, ही ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ। भाई उसने जैसे ही अपने बच्चे की मृत्यु की खबर सुनी वो ब्रोक डाउन हो गया। अब ब्रोक डाउन यहां किसका सेंस को रिप्रेजेंट करेगा? रिजाइंड हिज जॉब, उसने जॉब से रिजाइन किया। यार एक बात बताओ, क्या किसी बच्चे की मृत्यु होना उसके रिजिग्नेशन से रिलेटेड करेगा उसको? सीज्ड टू स्माइल, उसने हंसना बंद कर दिया। स्टॉप्ड वर्किंग होगा, काम करना बंद कर दिया। वेप्ट बिटरली, यहां इसमें जो सबसे ज्यादा जो सेंसफुल जो बात है वो कौन सी कही गई है ब्रेकडाउन को लेकर, ब्रोकडाउन को लेकर, कि सर उसने बुरी तरीके से रोना शुरू कर दिया क्योंकि बेचारा अंदर से टूटा है, और टूटा है तो जाहिर सी बात है रोना तो शुरू करेगा ही, रोना तो आएगा ही। उसके जो है वो उसके पुत्र की मृत्यु की बात हो रही है। तो होपफुली आपको चीजें जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, आप चीजों को बेहतरीन तरीके से सीखने का भी प्रयास कर रहे होंगे। मिलेंगे इसी सेशन को और आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे चीजों से कोरिलेट करेंगे एक दूसरे को और तैयार करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए सेशन में इसी जोश जुनून और जो है वो चीजों के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।